गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एससी वर्मा वॉल्यूम नंबर 2 का चैप्टर नंबर 13 गॉस लॉ के क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 24 तक आज क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अगर एससी वर्मा के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको किसी भी तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है तो आई बटन के अंदर मैंने इस चैप्टर से रिलेवेंट थ्योरी की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। तो राइट दोस्तों, तो प्लेलिस्ट को जल्दी से देखना शुरू करें और स्टार्ट करते हैं आज का सवाल नंबर पहला, जो कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी। मतलब आपके पास एक लाइन चार्ज है ना, एक लाइन चार्ज है, उस लाइन चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, लाइन चार्ज से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम करना है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपको दी हुई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमड़ा, लेमड़ा दिया हुआ आपको 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज के लिए किसी r डिस्टेंस पर, ये मेरे को r दिया हुआ है, लीनियर चार्ज से किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या होता है, 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r। क्या होता है 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r। k की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से 4 कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत लोगों को फॉर्मूला ये भी याद होगा कि लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो E इक्वल्स टू क्या हो गया 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लैम्बडा, लैम्बडा आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड होल डिवाइडेड बाय r। 4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा पावर -2। कितना आ जाएगा 2 2 4 कैंसिल, कितना बच गया मेरे पास, तो देखो 9 इंटू 10⁻, कितना हो गया -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया, कितना बच गया मेरे पास 5। इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आ जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। राइट, तो 14 का आंसर आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻5 न्यूटन कूलम इनवर्स। राइट, लिखो जल्दी से लिख लो इसको आप, क्वेश्चन नंबर 14। इसका 15 देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ओहो, आज मैंने कपड़ा चेंज किया एक्चुअली। एक्सपेरिमेंट सब तक के जीवन में रोज एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, मिट गया आज बहुत इजीली, बाकी मिटाने में बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को यार, बोर्ड को तेल लगा गया आज कपड़े पे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 के अंदर क्या है कि अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर डेंसिटी। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, एक सिलेंड्रिकल वायर है ना, एक वायर सिलेंड्रिकल ही होता है वैसे भी, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है भाई, ऑफ लीनियर डेंसिटी। इसका लीनियर डेंसिटी मतलब लैम्बडा दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ कर रहा है। देखो सर्कुलर पाथ तभी पॉसिबल होगा जब इसके ऊपर टुवर्ड सेंटर एक फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन देख ले तो और क्या करना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो पहली बात देखो इस पॉइंट पर इसके ऊपर फोर्स लगेगा। एक चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, क्योंकि लीनियर चार्ज है मेरे पास, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये मेरे पास क्या बाय डिफॉल्ट अगर चार्ज की बात नहीं करते हो तो वो क्या होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, F, और ये F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, F इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। राइट, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो फोर्स जो है वो कहाँ है, टुवर्ड सेंटर लग रहा है, इस सर्कुलर पाथ के टुवर्ड सेंटर लग रहा है फोर्स। अगर आप देखो यहाँ पर तो सर्कुलर पाथ के टुवर्ड सेंटर लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इस F इक्वल्स टू QE जो है उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, मैं mv² डिवाइडेड बाय r। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो देखो दोनों तरफ हाफ से 2 से डिवाइड कर देते हो दोनों तरफ, तो देखो उधर तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² अपॉन r इक्वल्स टू QE/2। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाफ mv² तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय r, हाफ से है ना, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किस लिए किया है, 2 से डिवाइड इसलिए किया है ताकि काइनेटिक एनर्जी मिल जाए अपने को। और इधर मेरे पास क्या Q 1/2 चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था 2k लैम्बडा बाय r।
इसने बोला रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? क्योंकि आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा है। बस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, है ना, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनली वैल्यू पुट करो आप, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू के लेमड़ा, है ना, क्यू के लेमड़ा, क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्यू के की वैल्यू आपके पास 9 इंटू 10⁻9 एंड मल्टीप्लाइड बाय लेमड़ा। लेमड़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमड़ा क्या दे रखा है आपको, 2 इंटू 10⁻⁻ कितना -8 दिया हुआ है। बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 16 9 जा कितना होता है 144, तो ये हो जाएगा 14.4 इंटू 2, 14.4 इंटू 2 28.2 मेरे लाल, 14.4 सॉरी इंटू 9 सॉरी, है ना, नहीं इंटू 2 ही है, इंटू 2 एंड 10⁻कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास -19 + 9 -10 -8 -18, तो ये फाइनली आ जाएगा, ये कितना हो गया 28.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल मेरे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर, आंसर मैच करवा लो। यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, 2.88 इंटू 10⁻⁻17 -17 है ना, एक 10 इसको दे दो, ये हो जाएगा 2.10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लो, ये पावर -17 हो जाएगी। ठीक है, आ गया आंसर आपके पास ये। चलो अगला देखें आप, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें आप, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भाई साहब ये भी धीरे धीरे अपनी औकात दिखा रहा है, लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा देर तक अगर लिखा हुआ रह जाता है तो बोर्ड पे चिपक जाता है भाई, प्रेम बहुत है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर प्रेम बहुत है। चलो अगला प्रश्न देखें अपन, देखो अगला क्या दिया हुआ है आपको, कौन सा कर लिया अपन ने, 15 कर लिया था, 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 24 तक जाना है भाई साहब, बहुत लंबा सफर है आज। A long cylindrical volume contains a uniformly charged distributed charge of density rho. Find the electric field at a point P inside the cylindrical volume at a distance x. हालांकि ये वाला मैंने आपको डेरिवेशन में करवा रखा है ना, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज एंड सिलेंडर्स, है ना, उसके अंदर मैंने डेरिव करवाया है। लेकिन एससी वर्मा का क्वेश्चन है तो इसको अपन यहाँ पर भी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे अपने को। तो मेरे पास सिलेंडर दिया हुआ है, राइट, सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिलेंडर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। इसका मतलब चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये लॉन्ग है, होने दो लॉन्ग, कोई बात नहीं है। इसने क्या बोला है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रो, इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट डिस्टेंस x, है ना, आपको एक डिस्टेंस x के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। देखो अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक्सिस हो गया, इस एक्सिस से x डिस्टेंस के ऊपर, सपोज ये पॉइंट है मेरे पास P, ये कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर मुझे क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। सिंपल तरीका क्या है, गॉस थ्योरम अपने को पता है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है या मैं गॉस थ्योरम लगाना चाहता हूं, तो गॉस थ्योरम लगाने की कंडीशन है आपकी क्लोज सरफेस होनी चाहिए। और गॉस थ्योरम के अंदर जो गॉसियन, अब फिर यहाँ पर अपने को क्या है, अब यहाँ पर क्लोज सरफेस मौजूद नहीं है, हालांकि सिलेंडर क्लोज्ड है, लेकिन जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो गॉसियन सरफेस, मतलब जो क्लोज सरफेस है जिसके रेस्पेक्ट में अपन गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो उस क्लोज सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का शेप अपन इस तरीके से लेते हैं कि वो P पॉइंट जो होना चाहिए वो गॉसियन सरफेस के ऊपर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर गॉसियन सरफेस कैसे एज्यूम करूंगा, मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा सच दैट कि P पॉइंट जो है वो कहां गया, सरफेस के ऊपर आ गया। और इसका जो लेंथ है वो कितना एज्यूम कर रहा हूं मैं, L, इसका लेंथ कितना एज्यूम कर लिया मैंने, L। अब मुझे यहां पर क्या मालूम करना है, गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फ्लक्स किसके थ्रू, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। यहां पर जो ब्लू कलर में देख रहे हो, ये ब्लू कलर में कौन है, दिस इज व्हाट, गॉसियन सरफेस। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो यहां पर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अगर आप देखोगे तो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds इक्वल्स टू
क्यू इनसाइड देखते हैं अपन मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो भी फ्लक्स आएगा इस सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू आएगा, जो भी फ्लक्स आएगा इस सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स मुझे निकालना है, तो टोटल सिलेंडर के पास में 3 तरह की सरफेस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अलोंग द कर्व सरफेस रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, रेडियल, है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो यहाँ पर डायरेक्शन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक सरफेस मेरे पास ये हो गई, यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ आएगा मेरे पास, अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर मेरे पास अलोंग रेडियल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही आएगा मेरे पास अलोंग रेडियल डायरेक्शन। आउटवर्ड नॉर्मल मेरे पास क्या आ जाएगा, डीएस वेक्टर, है ना। इसको 1 2 बोल दो भले आप, ये 1 2, और एक सरफेस आप यहाँ पर लोगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वो रेडियल डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर भी मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में आएगा। इसको DS3 बोल दिया मैंने, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दो सरफेस की वजह से, ये दो जो सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस की वजह से फ्लक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EDS cos 90 cos थीटा, और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री अगर हो जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से फ्लक्स तो 0 हो गया। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिर्फ इसकी इस कर्व सरफेस एरिया की वजह से होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, EDS3 cos 0, और बाकी दोनों फ्लक्स क्या हो गए, 0। चार्ज इनसाइड की अपन बात करते हैं, लास्ट में लिखेंगे इसको अपन, देखो आगे लिखे और अपन देखो क्या हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी कर्व सरफेस एरिया के ऊपर, जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से कितना है, एक इक्वल डिस्टेंस पर है, और इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और DS3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, S3, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्या आ जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E मल्टीप्लाइड बाय S3। अब S3 जो है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना होता है उस सरफेस का अपने को क्या लेना होता है, एरिया लेना होता है ना, उस सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया अगर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई RL होता है, 2 पाई RH, R क्या है, X, है ना, इसका रेडियस कितना है, X, इसका रेडियस कितना है, X, एंड लेंथ मैंने कितनी एज्यूम की, L, ये हो गया मेरे पास, एंड इक्वल्स टू Q इनसाइड। Q इनसाइड कैसे लिखोगे आप, यहां से देखो मेरे को रो को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी, क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये रो होता है। तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज इनसाइड कितना आ जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसके अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है, वॉल्यूम जिसके अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है वो अपने को चार्ज निकालना है। और चार्ज इनसाइड जो होता है वो कहाँ होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लिखना होता है। और गॉसियन सरफेस कौन सी, ये रही, तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई R स्क्वायर H, तो ये हो जाएगा पाई, रेडियस तो हो गया मेरे पास x स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई L, तो देखो कितना हो गया, पाई एक्स एल कैंसिल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, रो एक्स अपॉन, एक मिनट यहाँ पर डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट भी है ना, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, राइट। लिख लो इसको आप, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है, 16 हो गया आपके पास, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लिख लो इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इसको। है ना सर, 17 करो आप, ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके पास बुक नहीं है फिर भी लेकिन क्वेश्चन है आपके पास में। तो किसी भी डाउट में, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो बस प्लेलिस्ट के अंदर जाको आप, आई बटन के अंदर देखो, इन्फो कार्ड के अंदर जाके देखो आप, आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा कॉन्सेप्ट्स। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, देखो, non-conducting sheet of large surface area and thickness d। एक non-conducting sheet है, उसका large surface area है, ठीक है। तो non-conducting sheet में ले लेता हूँ, मेरे पास ये non-conducting sheet है। एक काम करते हैं, non-conducting sheet कुछ बना लेता हूँ मैं। ये non-conducting sheet ले ली अपन ने।
ठीक है, ये ऊपर लार्ज है ना, लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है, ऑलराइट। अब इसने क्या बोला है, सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी, ये इसका थिकनेस क्या आ गया मेरे पास, डी इज द थिकनेस, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी, मतलब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के अंदर, चार्ज जो है वो वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना यूनिफॉर्मली, और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है रो क्या होता है आपके पास, Q मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होता है, ये अपने को पता है अच्छे से। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द प्लेट, ये जो प्लेट है इसके अंदर मौजूद किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस पर। अब सेंट्रल प्लेन का मतलब क्या हो गया, और आगे और क्या दिया हुआ देखो, और ड्रा द क्वालिटेटिव ग्राफ, और ग्राफ भी बनाना है अपने को, देखो क्वेश्चन देखना। अब देखो P पॉइंट कहाँ पर है, अपन P पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, सेंट्रल प्लेन का मतलब क्या होगा, देखो एक बार मैं कोई चार्जेस बता देता हूँ ताकि चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाए अपने को, है ना। बाकी चार्ज जो है वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सेंट्रल प्लेन मेरे पास क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, एक सेंटर से मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये प्लेन बना दिया, ये मेरे पास क्या हो गया, सेंट्रल प्लेन हो गया। इस सेंट्रल प्लेन से कितने डिस्टेंस पर, अब इसका इक्विवेलेंट थोड़ा डायग्राम बना रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं अपन। देख ये मेरे पास क्या हो गया, एक इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा अपने को क्या आ जाएगा, फील गुड हो जाएगा ये। और ये मेरे पास क्या आ गया, सेंट्रल लाइन हो गई, ठीक है, सेंट्रल लाइन हो गई। इस सेंट्रल प्लेन से एक x डिस्टेंस पर, इसको थोड़ा और ज़्यादा बना देता हूँ मैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और ताकि थोड़ा और डायग्राम प्रॉपर बनेगा। इसका फ्रंट बना रहा हूँ, खाली फ्रंट बना रहा है ना मैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और ये सेंट्रल प्लेन हो गया। ये वाला व्यू बना रहा हूँ इधर से, है ना, तीन लाइन दिखेगी, एक लाइन ये दिख रही है मुझे, एक लाइन मुझे ये वाली दिखेगी, और ये बीच वाली ब्लू लाइन होगी, बीच वाली जो लाइन है ना आपके पास, ये मेरे पास ब्लू लाइन है, इसको समझिए आप, ये मेरी ब्लू लाइन है, ये सेंट्रल प्लेन, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है d, इससे x डिस्टेंस पर, इससे x डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट मौजूद है, उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। सिंपल तरीका क्या है, देखो फिर आपको क्या करना है, अगेन गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। देखो गॉसियन सरफेस एज्यूम करो यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूँ मैं। आप चाहो सिलेंड्रिकल भी एज्यूम कर सकते हो, और चाहो तो क्यूबिक एक क्यूबॉइड भी एज्यूम कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, सिलेंड्रिकल सरफेस दोनों, मैंने यहाँ पर जो सिलेंडर बनाया है ऐसा बनाया है, आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं सिलेंडर से बना दूंगा, आप उससे ट्राई कर लेना, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो कई बार आपको दोनों से आंसर, दोनों से सॉल्यूशन भी करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये मेरे पास सेंट्रल लाइन आ गई, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक क्यूबॉइड भी बना सकते हो आप, क्यूबॉइड भी बना सकते हो। यहाँ से मैं क्या बनाऊंगा, एक क्यूबॉइड बनाऊंगा, ये x इधर और x इधर, ये मेरा क्या हो गया, P पॉइंट हो गया, है ना। यहाँ से देखोगे, अगर इसको यहाँ से देखो तो ये रहा, पूरा आपको मैं फील करवा देता हूँ, एक चीज़ फील करवा देता हूँ, है ना, समझ में आ रही होगी आपको, ये क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये समझ में आ रहा है, तो इधर से देखोगे तो क्या बनेगा मेरे पास, ऐसी सरफेस बनेगी, बस मैंने छोटी सी सरफेस बनी है, पूरा कंप्लीट नहीं लिया मैंने। अब यहाँ पर अब ये जो एरिया है, इस एरिया को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ए, इस एरिया को क्या एज्यूम कर लिया मैंने, सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम करी, गॉसियन सरफेस। ये क्या है मेरे पास, गॉसियन सरफेस, है ना, ये x है, और इधर भी मेरे पास क्या हो गया, x, P पॉइंट का आ गया सरफेस के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, देखो गॉस थ्योरम क्या बोलेगी, गॉस थ्योरम लगाओगे तो फ्लक्स किसके थ्रू, ऐसे लगा दो आप। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स लिखना है मुझे, कैसे लिखोगे आप, इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर फ्लक्स देखोगे, फ्लक्स जो होगा वो तीन जगह से आएगा। एक तो फ्लक्स इस एरिया से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम, अंदर क्या पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आगे अंदर क्या पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, बाहर की तरफ, है ना। एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा, ये हो गया, इसको बोल दिया मैंने ds1। इधर सेम वे, इधर भी देखोगे आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। एक यहाँ पर भी लोगे आप, यहाँ पर भी बनाओ, यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे पास, ऊपर की तरफ तो क्या आएगा, एरिया वेक्टर ds3, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे है ना, सेंटर से अवे। अब जो थर्ड जो मैंने लिया है, कर्व सरफेस एरिया लिया, उसकी वजह से फ्लक्स तो जीरो हो गया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री। तो फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, इन दो सरफेस की वजह से होगा।
तो इन दो सरफेस की वजह से फ्लक्स अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, EdS1 cos 0, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EdS2 cos 0 और तीसरा 90 डिग्री होने से 0 इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और S1 DS1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, S1 इधर देखोगे E कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, DS2 का क्या हो जाएगा S2, ये क्या हो गया 0, Q इनसाइड। अब Q इनसाइड अगर आप लिखोगे, इस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम कितना है, चार्ज कितना है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वॉल्यूम क्या आएगा, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे चार्ज चाहिए। S1 क्या एज्यूम किया मैंने, ये S1 और S2 दोनों क्या है, A है, दोनों ही क्या है, A है, तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए इक्वल्स टू रो, वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा, A इंटू एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस कोई भी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम डायरेक्ट याद रखें आप, ये सिलेंडर दिया हुआ है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कितना A है, और अगर हाइट मुझे पता हो तो वॉल्यूम जो होता है A इंटू एच होता है, ठीक है। तो A तो हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन, और हाइट कितनी हो जाएगी 2x, हाइट कितनी हो जाएगी 2x, ये हाइट कितनी होगी x प्लस x 2x, जय सर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से एरिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2EA इक्वल्स टू 2 रो A x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ खींचो यहाँ पर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ बना हुआ, क्या है, x की वैल्यू क्या है 0 से लेकर d तक, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, x के, तो कर्व किससे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, d आ जाएगी। समझ में आया, ये मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो। नंबर 18 देखो, a charged particle having a charge, a charged particle having a charge, है ना, चार्ज पार्टिकल Q दिया हुआ है, चार्ज क्या नेगेटिव है -2 -6 कूलम, ब्लू कलर ले लो, ब्लैक से मोड़ दो, इज प्लेस्ड क्लोज टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट। एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं अपन, है ना, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ये मेरे पास, और पॉजिटिव इसका सिग्मा दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट, इसके बिल्कुल पास में रखी हुई है, चार्ज यहाँ रखा हुआ है, फोर्स कितना लगेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स क्या आएगा, फोर्स जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, F इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई E, खत्म क्वेश्चन, बस देखो फोर्स निकालो, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ गया, Q मल्टीप्लाइड बाई E, Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो देखो कितना आ जाएगा, Q हो गया 1 पॉइंट, नहीं चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, Q कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दे रखी 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -6 -12 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास ये 4/8.85,
इसको नियरली इक्वल 4/9 कर लो, देखो आंसर क्या आ जाएगा 0.9 चौक 36, फिर 40 बच गया, 9 वापस 9 चौक 36, 0.45 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि नीचे मैंने बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल आंसर मेरे पास क्या आएगा, बढ़ के आएगा 0.45, क्या हो गया ये न्यूटन, 0.45। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है 0.45, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट आंसर आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, जहाँ भी कंसेप्ट में दिक्कत आए आई बटन इन्फो कार्ड खोलो, वहाँ से वीडियो देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, और ये हो सके तो ये उस पूरी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे बना के ये वाला जो वीडियो होगा उस प्लेलिस्ट के अंदर होगा, उससे जस्ट पहले वाले 2-3 वीडियो देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि one end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate। एक charged non-conducting plate है, बहुत बढ़िया, charged non-conducting plate है, चलो बहुत अच्छी बात है, charged non-conducting plate है। यहाँ से क्या करा, one end of a 10 centimeter long thread, एक thread है मेरे पास, ठीक है 10 centimeter long thread है, यहाँ पर एक फिक्स कर दो थ्रेड को और उस पर एक गोटी लटका रखी है आपने, एंड द अदर एंड इज फास्टन टू अ स्मॉल बॉल हैविंग अ मास 10 ग्राम। मास और चार्ज दिया हुआ है, एक थ्रेड से मैंने मास लटका दिया, चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे और ये इधर कहीं जाएगा, ये रिपेल होगा, प्लेट से वो बॉल रिपेल होगी। इसने क्या बोला, इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मैक्स एन एंगल 60 डिग्री। इक्विलिब्रियम पे सपोज ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर आ गई, ठीक है, और चार्ज कितना, एंगल कितना बना रही 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल से एंगल कितना बोला इसने 60 डिग्री वर्टिकल से एंगल है, ऑलराइट। इसने क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, आपको सिग्मा मालूम करना है। देखो पहली बात तो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, सीधा क्या करना है, फोर्सेस को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। फोर्सेस देख लो क्या क्या है, देखो पहला फोर्स तो क्या आ गया मेरे पास mg, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में चार्ज पॉजिटिव है तो Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और थ्रेड है इसलिए टेंशन आ जाएगा मेरे पास, टेंशन T। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल क्या हो गया मेरे पास 60 डिग्री हो गया। इसको कॉम्पाउंड में रिजॉल्व करोगे अगर आप, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया मेरे पास T cos 60, और इधर आ जाएगा मेरे पास T sin 60। ये क्लियर है एंगल, ये Z बन रहा है मेरे पास, तो बस एट इक्विलिब्रियम लिखो यहाँ पर, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम है ना, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि T cos 30 क्या 60 किसके इक्वल होगा, T cos 60 को बैलेंस कौन करेगा, mg, एक इक्वेशन ये आ गई, और T sin 60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, T sin 60 को कौन बैलेंस कर देगा, QE। बस यहाँ से अब मुझे टेंशन नहीं चाहिए, क्या करो, डिवाइड कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, T से T कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, तो tan 60 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास QE डिवाइडेड बाय mg। आगे बढ़ो, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। tan 60 की वैल्यू लिखो यहाँ पर, कितनी हो जाएगी, √3 mg को उधर ले लें, ये हो जाएगा √3 mg बराबर Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ गया, √3 mg मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड होल डिवाइडेड बाय चार्ज q। क्लियर। अब देखो यहाँ से बस कर लो, वैल्यू पुट कर दो आप, ये √3 रहने दो इसको, m मास आपको कितना दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है, शायद 10 ग्राम दिया था, 10 ग्राम दिया हुआ है मास, तो 10 इंटू ग्राम है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। g की वैल्यू 10 ले लो, 2 ले लो, एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका 8.85 इंटू 10⁻12। फाइनली चार्ज कितना q में लिखा है क्या, चार्ज दे रहेगा 4 इंटू 10⁻⁶, चार्ज दे रहेगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶। कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 से उड़ा है आपको, 2 2 जा 4 और 2 को 8.85 से उड़ा दो आप, ये हो जाएगा आपका 4.4 के आसपास। क्लियर। बस यहाँ पर फाइनली कर लो आप यहाँ पर, तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 1.7
1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया 17 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब यहाँ पर पावर कलेक्ट कर लो आप, ये तो मल्टीप्लाई हो चुका है 10 पावर -3 + 1 -2 और -12 -14 और +6 -14 और +6 -8 कितना आ गया -8। ये कितना हो गया 17 चौक 68। ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 68 और ये 6 17 चौक 68 और 6 74। ये हो जाएगा 74.8। कितना आ गया ये आ गया 74.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 7 पॉइंट ये आ रहा है 7.48 की जगह 7.5 × 10⁻7 है ना। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो, देखो आंसर कितना आ जाएगा ये 7.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो नियरली इक्वल लिख सकते हो आप इसको। 7 राउंड ऑफ करोगे 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अभी क्लियर, चलो आगे बढ़े अपन। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 19 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न क्रमांक 20 कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अरे भगवान, कोई प्रीवियस प्रॉब्लम वापस डायग्राम बनाना पड़ेगा वापस। चलो जो भी प्रीवियस प्रॉब्लम है ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। अरे द टेंशन इन द स्ट्रिंग वापस डायग्राम बना लेता हूँ, काम करता हूँ मैं। एक ये था, एक ये था, एक ये था, ये 60 डिग्री पे आ रहा था है ना। ये आपका आ गया था t cos 60, इधर आ गया था मेरे पास mg, इधर आ गया था QE, इधर आ गया था t sin 60। जहाँ प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या निकालना था, टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होगा तो टेंशन निकालना है। तो देखो एक इक्वेशन लिखी थी अपन ने, t cos 60 बराबर कितना था m मल्टीप्लाइड बाय g। तो t/2 cos 60 1/2 होता है इक्वल्स टू mg। तो टेंशन t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2mg। 2m m कितना था मेरे पास 10 ग्राम था ना, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 m हो गया, g हो गया मेरे पास 10। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 100, ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो ये तो हो गया मेरे पास टेंशन है ना 20 का a 0.2 न्यूटन। एक टेंशन निकाल लिया। और इसके बाद क्या पूछा है, सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड। इस बॉल को थोड़ा सा अगर मैं रिलीज करूं तो वापस ये इक्विलिब्रियम में है, तो कहीं ना कहीं फोर्सेस बैलेंस में होंगे। इसको अगर इधर ले जाऊंगा तो भी उधर जाएगा, उधर ले जाऊंगा तो भी इधर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं वापस लौट के आएगा। तो एक तरीके से क्या करेगा, एसएचएम करेगा। एक तरीके से क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा। तो एसएचएम जब करता है तो आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। आपको टाइम पीरियड मालूम करना है। एक तरीके से सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। अब यहाँ पर g की जगह क्या आ जाएगा, जब भी प्योर mg हो तो L√L/g। g के साथ में एडिशनल और भी फोर्स आ जाए तो रिजल्टेंट फोर्स निकालो और उसका एक्सेलरेशन लिखो, वो होगा आपका हमेशा g इफेक्टिव। ठीक है। अब देखो, अब रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या लगेगा वो मुझे देखना है। g की जगह क्या लगेगा वो मुझे देखना है। अब देखो g की जगह आपके पास क्या लगेगा, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो एक तो यहाँ पर मेरे पास क्या लग रहा है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, एक तो लग रहा है मेरे पास एक्सेलरेशन की बात करूँ, जी इधर लग रहा है, जी का एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि ऑसिलेशन करवाने के लिए देखो टेंशन तो क्या इसको होल्ड करवा रहा है, ये दोनों फोर्सेस QE और mg मिलकर उसको ऑसिलेट करवा रहा है। समझे आप सब, उसको क्या कर रहा है, ऑसिलेट करवा रहा है। तो इसकी वजह से, और इधर एक्सेलरेशन कितना हो गया, QE/m, इधर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE/m, ये हो गया इधर एक्सेलरेशन। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं लिखूं वो हो जाएगा g इफेक्टिव, और ये कितना आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, ये आ जाएगा g² + a², ये होगा g इफेक्टिव। तो यहाँ से g इफेक्टिव निकाल लेते हैं अपन। तो देखो फाइनली क्या आ जाएगा, तो g इफेक्टिव इक्वल्स टू अंडर रूट में g², g हो गया मेरे पास 100 प्लस a कितना है, a को लिख लें अपन QE/m, चार्ज q कितना है, q
Q है आपके पास 4 × 10⁻⁶, Q कितना है 4 × 10⁻⁻�6, ये हो गया Q। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दिया हुआ है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो क्या है सिग्मा अपॉन 2ε0 है। एक मिनट, अपन ने फोर्स पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन यूज कर लेते हैं 7.5 × 10⁻⁷, 7.5 × 10⁻⁷, पहले वाले क्वेश्चन भी बोला हुआ ना इसने, तो सिग्मा हो गया 7.5 × 10⁻⁻⁷, यू का यूज कर लेंगे अपन, तो ये हो गया Q इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिवाइडेड बाय मास। जो यहाँ से अगर आप लिखोगे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻�6, सिग्मा आपका 7.5 × 10⁻⁻�7 एंड ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 एंड डिवाइडेड बाय मास, मास हो जाएगा 10 × 10⁻³ क्लियर। ये मेरे पास क्या है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, फिर इधर पुट करेंगे अपन। अब देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत बुरा आ रहा है तो खतरनाक हूँ विशेषण, बहुत भयंकर कैलकुलेशन। देख करते हैं ट्राई, चलो 2 × 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 7.5 × 2 15, ठीक है 15 डिवाइडेड बाय, एक बार इसको 9 ले लेता हूँ मैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, एक बार अपन क्या ले लेते हैं इसको 9 ले लेते हैं, ठीक है हाथ भी लग गया है। देख अब देख क्या होगा, यहाँ पर करें अपन, देख कितना है 12 और 3 15, और इधर कितना है चलो करो यार जो भी है 8.85 रहने दो, चलो उसको आगे देखते हैं अपन, पावर कलेक्ट करते हैं अपन, -6 -7 6 से 12 और ये कितना हो गया -13, और ये ऊपर जाएगा है ना, ऊपर जाएगा तो ये -12 और 3 +15 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 अपॉन 8.85 × 10⁻⁻, कितना हो गया मेरे पास, ये 15 में से 1 गया 14 10 हो गया कुल मिला के, तो ये हो जाएगा मेरे पास 150 डिवाइडेड बाय 8.85। इसको एक बार कैलकुलेशन के लिए मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नियरली इक्वल पर 9 ले लेता हूँ, डिवाइड करूँगा थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे अपन आंसर को, तो 9 एकम 9, कितना बच गया 60 बच गया, 9 छंग 54, पॉइंट लगाओ 60 बचा, वापस 9 छंग 54 और थोड़ा सा बढ़ा दो इसको नियरली इक्वल 17 के कर दो आप, नियरली इक्वल किसी कर दो आप 17 के बराबर कर दो 17। अब यहाँ से ये एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास कितना 17 का यहाँ पर मुझे स्क्वायर चाहिए ये क्या हो गया 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 17 का स्क्वायर याद है क्या 17 7 119, यहाँ से लगा 11 17 28, कितना हो गया 289, कितना हो गया ये 289, तो ये हो जाएगा 100 + 289 का स्क्वायर रूट, मतलब ये कुछ 389। देख इसका आंसर कौन लिख सकते हैं, इसको नियरली इक्वल 20 कर दूं मैं, 400 होता है ना आपके पास 400, इसका स्क्वायर रूट में नियरली इक्वल एक बार कैलकुलेशन के हिसाब से 20 कर देता हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अपन आसपास आंसर ले आते हैं, बस आपको कैलकुलेशन पार्ट में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो आप यहाँ पर। देखो 2 पाई √L, L देख कितना है, L देख कितना है, लेंथ भी दिया होगा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 × 10⁻⁻² एंड होल डिवाइडेड बाय G इफेक्टिव, G इफेक्टिव मेरे पास कितना आ गया 20, 2 से 2 कैंसिल, देखो ये कितना आ जाएगा 10⁻, ये आ गया 1 अपॉन, ये आ जाएगा 2 पाई 1/2 पाई, और ये माइनस ऊपर बाहर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया मेरे पास ये √2, सब कुछ नीचे आ रहा है भाई, सब कुछ नीचे आ रहा है। देख फाइनली देख के आंसर देख लेता हूँ मैं इसका, समझ में देख के आ गया आंसर, इसको इधर ले लेते हैं अपन, देख आंसर क्या आएगा इसको लिखो होगा, देख 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7, ये याद रखो हमेशा, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/π की वैल्यू होती है 0.32, 1/π की वैल्यू होती है 0.32, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7 एंड डिवाइडेड बाय ये 10 है नीचे ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 को चलो नीचे रहने देता हूँ मैं, 2 से इसको उड़ाओगे 0.16 हो गया, ठीक है, 16 से 96, 16 से 112, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 112 और 0.112 डिवाइड बाय 10, ये
तो ये आ जाएगा आपका 0.0112। वापस फिर क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट में आ गया ना मेरे पास ये। एक मिनट, 2 पाई नीचे ले लिया मैंने, एक मिनट यार, 2 पाई ऊपर था ना, सॉरी 2 पाई ऊपर था ना, तो 2 इंटू 3.14 एंड डिवाइडेड बाय इधर क्या आ गया मेरे पास √2, और ये बाहर जाएगा तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, √2 की वैल्यू, इसको √2 से ऊपर उड़ा दो, √2 ये हो जाएगा 1.4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये देखो 14 या 42 के आसपास आएगा, और 42 से थोड़ा सा बढ़ा लो आप एंड डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना आप, ये देखो इसको 3 लिख लें, एक काम करते हैं 3 लिख लेते हैं, इसको 3 लिख लो, तो 14 दिया 42, 4.2 आ गया एंड डिवाइडेड बाय 4.2 से थोड़ा सा बढ़ा लो आप, 4.4 के आसपास कर लो, डिवाइड बाय 10, तो ये देखो 0.44 सेकंड के आसपास आंसर आ जाएगा। पीछे आंसर देखो कितना आ रहा है, 0.45 आ गया आंसर, 0.45 सेकंड। मतलब इतनी नियर बाय कैलकुलेशन करने के बाद में भी अगर आप क्लोज जा रहे हो आंसर के, तो नियर बाय कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, कभी घबराने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से लिखो इसको, आप जल्दी से लिखो। करें नेक्स्ट, करो नेक्स्ट करो 21, नेक्स्ट देखो 21। बड़ो क्वेश्चन करो, ट्राई करते हो, भी आ रहा है, भी आ रहा है। अरे भाई साहब क्या हो गया भाई, चल गया हो रहा है। बहुत ही बढ़िया शाम भाई। प्रश्न संख्या 21 ये क्या है? Two large conducting plates are placed parallel to each other. Parallel to each other. बहुत बढ़िया। With a separation 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। Between them, an electron starting from rest near one of the plates, एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक प्लेट से स्टार्ट हो रहा है और इधर कहीं जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, नियर वन ऑफ द प्लेट्स रीचेज द अदर प्लेट इन t इक्वल्स टू कितना 2 माइक्रोसेकंड। 2 माइक्रोसेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ पर गया, मतलब ये 2 सेंटीमीटर एक तरीके से क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इलेक्ट्रॉन का। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेसेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका डेफिनेटली ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये मेरे पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, तो फोर्स इधर लगेगा, और फोर्स का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे, फोर्स क्या है, अगर आप फोर्स देखोगे तो फोर्स F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, QE। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, Q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाय मास Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दो प्लेट के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी मूव कर सकता है जब एक पॉजिटिव और जब एक नेगेटिव हो, तभी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा सकता है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, पॉजिटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से भी कितना सिग्मा अपॉन, ये मैंने थ्योरी के अंदर करवा रखा है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय क्या है, मास। ये हो गया एक्सेलरेशन। देखो Q कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर सकते हैं, तब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर सकते हैं। तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करो, सेकंड इक्वेशन देखो, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s कितना है, डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻², ये सिंपल एक फॉर्मूला पुट कर लेते हैं अपन। तो s इक्वल्स टू कितना हो गया, u तो 0 है, इक्वल्स टू 1/2 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरे पास, q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय m।
समझ में आ रहा है? हाफ ए क्यू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट एम एंड मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, इसमें क्या पूछा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई थिंक सिग्मा पूछा है ना। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा लिखोगे यहाँ से आप तो क्या आ जाएगा, ये सब उधर जाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट एम मल्टीप्लाइड बाय एस, ये सब उधर चले गए, 2 एप्सिलॉन नॉट एम मल्टीप्लाइड बाय एस एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा चाहिए, ऊपर क्या है क्यू टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यू टी स्क्वायर। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, तो सिग्मा इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना का 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाय, फाइनली देखोगे आप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया और क्यू टी स्क्वायर, क्यू होता है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फाइनली टी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -12। बहुत ही जबरदस्त भाई साहब, कटे कुछ कट रहा है क्या, कैलकुलेशन कर दें, देख 2 2 2 2 मजा आ गया, और क्या है भाई, और मजा ले गया। बस अब इसके पास क्या, अब यहाँ पर क्या है, देखो 16 5 से 80 होता है, नियर बाय कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, सिंपल नियर बाय कैलकुलेशन करो, 16 को 5 से काटोगे, 5 से समझ में आ रहा है, इसको 8.8 लिख दो, थोड़ा सा फील हो जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, अब काटने में इजी हो जाएगा, तो 16 पंजे 80 पॉइंट लगा के, ठीक है, 8 बचा, वापस 16 पंजे 80, कितना हो गया, 5.5 से कट गया, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको नियर कैलकुलेशन के लिए 9 लिख दो आप यहाँ पर, 5.5 इंटू 9, 5.5 इंटू 9 कितना होता है, देख लो आप यहाँ पर, तो 9 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45 और 4 49, 495 49.5 इंटू 10⁻⁻, पावर कलेक्ट कर लो आप यहाँ पर, कितना हो गया, ये कंप्लीट 10⁻12 -31 31 और 2 33 33 और 10 43 43 और 2 45, तो ऊपर कितना हो गया, समझ में आ रहा है, 31 और 2 33 और 12 45, ऐसे कर लो, और ये -19 ऊपर जाए, नीचे वाले देख लो कितने हो रहे हैं, -19, एक मिनट, 12 से 12 कैंसिल हो गया, चलो और घटे खत्म, 12 से 12 कैंसिल पावर, अब इसको ऊपर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, -33 10⁻⁻33 और प्लस 19, तो ये हो जाएगा 49.5 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया, 19 29 -14 होगा क्या, 19 और 14 33 होता है ना, 19 29, तो ये हो गया माइनस का 14, क्या है, सिग्मा है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, आंसर मैच करवा लो यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21, कितना आ रहा है आंसर, देखो 21 का 0.055 इंटू 10⁻⁻12, एक काम करो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा 0.495 इंटू 10⁻⁻12, और आंसर आ रहा है आपका 0.505, आ गया नियर बाय, तो ये हो गया मेरे पास 0.505 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यो 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 जो चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया, बेटा में आनंद आ गया। 22 देखें, क्वेश्चन नंबर 22, देखो 22 क्या है, तो 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, डायग्राम बनाया हुआ है आपके पास, पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरी प्लेट है मेरे पास, ये दूसरी प्लेट जो नेगेटिवली चार्ज है, पहले भी जगह, एंड दे वेरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका सिग्मा हो गया, इसका माइनस सिग्मा हो गया, एच ऑन फिगर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स एंड राइट ऑफ द प्लेट्स, ये मैंने थ्योरी के अंदर करवा रखा है, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, देखो लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, अगर लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट,
पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बीच में क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज से अवे E1 फर्स्ट प्लेट की वजह से, सेकंड प्लेट की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज दोनों सेम डायरेक्शन में। राइट साइड में देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, जब पॉजिटिव चार्ज को देखोगे तो नेगेटिव भूल जाओ, E1 इधर, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा प्लेट के टुवर्ड्स E2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे E1 और E2 के मैग्नीट्यूड क्या है, देखो दोनों का सिग्मा सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मेरे पास क्या आएगा सेम, तो E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से कोई लेना देना नहीं होता है मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो फर्स्ट ए पार्ट क्या है लेफ्ट, बी पार्ट बीच वाला है और सी पार्ट, ये ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट और ये आपका सी पार्ट। ए पार्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन E1 माइनस E2 क्या आ जाएगा 0। सेकंड में क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 प्लस E2 तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड का क्या कर दोगे आप सब्ट्रैक्शन, कितना आ जाएगा 0, ये हो गया मेरे पास 22, तो 22 के अंदर क्या 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 0, ये हो गया मेरे पास क्या 22। क्लियर, चलो इसके बाद 23 पे आता है। 23 देखो क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या होगा, प्रश्न संख्या 23, बड़े आगे, ओ भाई साहब गर्मी। 23 देखो क्या कि टू कंडक्टिंग प्लेट्स x एंड y, ये दो कंडक्टिंग प्लेट है x और ये कंडक्टिंग प्लेट है मेरे पास y, x और y, बहुत बढ़िया। ईच हैविंग लार्ज सरफेस एरिया A ऑन वन साइड आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, ठीक है। एरिया इनका A दे रखा है ना, एरिया A दे रखा है। द प्लेट x इज गिवन अ चार्ज q, इसको चार्ज q दिया, whereas the other is neutral, इसके ऊपर चार्ज जो है मेरे पास कितना है 0, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, इसको q1 बोल लो, इसको q2 बोल लो, बहुत बढ़िया। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट x, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है इनर प्लेट ऑफ द सरफेस x, ठीक है। और उसके बाद इसने और क्या बोला है कि the electric field at the point to the left of the plate, the electric field at the point in the between the plates and the electric field at the points to the right of the plate। देखो लेफ्ट बीच में और राइट में तीनों जगह मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखो अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो देखो आउटर प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट और ये चौथी, मतलब सरफेस, आउटर सरफेस इज 1 and 4, इनर सरफेस इज 2 and 3। इन सरफेसेस के ऊपर चार्ज लिखना आता है अपने को कि Q1 और Q2 Q4, मतलब फर्स्ट सरफेस और फोर्थ सरफेस पे जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है दोनों चार्ज का सम, दोनों चार्ज का सम मतलब Q1 इक्वल्स टू Q प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये होता है Q/2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आउटर सरफेस पे चार्ज दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तीन प्लेट होगी तो तीनों चार्ज को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। और Q2 जो होगा, Q2 कैसे निकालोगे, इस टोटल चार्ज Q में से, इस टोटल चार्ज Q में से Q1 को माइनस कर लो, क्योंकि जो भी चार्ज Q दोगे वो क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों प्लेट के ऊपर, दोनों सरफेसेस के ऊपर। तो Q माइनस Q1 कितना है Q/2 है, तो कितना आ गया ये Q/2। और Q3, ये Q3 जो होता है इसका अपोजिट साइन का होता है हमेशा, Q3 जो होता है इसका अपोजिट साइन का होता है, इसका अपोजिट साइन मतलब क्या हो जाएगा माइनस का Q2 मतलब माइनस का Q/2, यहाँ पर माइनस का Q/2, 4 पे देख लो कितना है Q/2, तो माइनस का Q/2 प्लस का Q/2 दोनों ऐड हो गए क्या आ जाएगा 0, मतलब अपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही किया है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ए पार्ट देखो यहाँ पर, इसने ए पार्ट क्या बोला है कि फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, इनर सरफेस ऑफ द प्लेट x, मतलब मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, मतलब क्या है x के लिए सिग्मा x निकालना है। तो देखो ए पार्ट देखते हैं अपन सिग्मा x इक्वल्स टू क्या होगा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज एक्चुअल में इनर सरफेस पे चार्ज कितना है Q2 है, तो Q2 अपॉन एरिया, Q2 कितना है
तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2A, ये क्या हो गया हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया Q अपॉन 2 है, ये आ गया 33 का ये पार्ट। उसके बाद बी पार्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, प्लेट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो एक चीज ध्यान रखो आप, एक चीज ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी कोई मेरे पास भले कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, भले कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, उसके ऊपर टोटल चार्ज मुझे क्यों पता हो, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने को आता है, कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा टोटल चार्ज अपॉन ए, ये हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ रहा है, किसी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये होता है, ये अपने को बिल्कुल आना चाहिए, ये अपने को आता भी। अब इसमें क्या बोला है, लेफ्ट टू द प्लेट, ये पोजीशन नंबर। अब मेरे को बी पार्ट देखें अपन, बी पार्ट क्या बोला है इसमें, कहाँ गया बी पार्ट, देखो बी पार्ट क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट। देखो पॉइंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लेट, यहाँ पर अगर मुझे देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किसकी वजह से आएगा, इस पे तो चार्ज जीरो है टोटल चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे वो सिर्फ इसकी वजह से आना है, क्योंकि ये तो चार्ज जीरो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी मैंने बताया कितना Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हो जाएगा बी। उसके बाद सी देखें आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या है मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है, बिटवीन द प्लेट्स ये अवे मतलब टुवर्ड्स राइट, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा टुवर्ड्स राइट। और तीसरा देखिए आप क्या बोला है डी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के राइट में मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जीरो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम आएगा वापस मेरे पास, टुवर्ड्स राइट ही आएगा, और मैग्नीट्यूड विल रिमेन एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q अपॉन 2A, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, फॉर्मूला में डिस्टेंस ही नहीं है, और ये भी कहाँ आएगा राइट डायरेक्शन में आएगा। तो आंसर मैच करवा लो आपका 23 क्या आ रहा है देखो, तो 23 का फर्स्ट तो आ गया Q अपॉन 2A, फिर बी पार्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर बाकी दोनों राइट टुवर्ड्स राइट, ऑलराइट, ये 23 हो गया। चलो 24 पे चले, 24 करो नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन बस 24, सिंपल क्वेश्चन है, और ट्राई करो, अभी आपको समझ में आएगा, एक लाइन में कर दोगे आप, देखो अभी क्वेश्चन को, अभी एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखो अभी एक लाइन में कर दो, 24 ट्राई करो देखो। थ्री आइडेंटिकल मेटल प्लेट दी हुई है अपने को, ठीक है, कोई कंडक्टिंग प्लेट मेटल प्लेट एक ही बात है, तीन मेटलिक प्लेट दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। पहली पे चार्ज Q, दूसरी पे -2Q, और तीसरी और बीच वाली पे चार्ज शायद जीरो है, उसमें लिखा हुआ मतलब जीरो। थ्री आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विद लार्ज सरफेस एरिया आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, द लेफ्टमोस्ट प्लेट इज चार्ज Q, rightmost has charge -2Q, and the middle one has remains neutral, ठीक है, बहुत बढ़िया। Find the charge appearing on the outer surface of rightmost plate, outermost surface of rightmost plate। मैं आपको सारी सरफेस पे बता देता हूँ, मैं सारी सरफेस पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, देखो आउटरमोस्ट सरफेस पे जो चार्ज होता है Q1 बराबर Q6, दोनों सेम होते हैं, Q1 और Q6 क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, Q1 और Q6 क्या होते हैं, सारे चार्ज ऐड करो, Q प्लस 0 -2Q डिवाइड बाई 2, आउटर मोस्ट पे सीधा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना -Q/2। देखो तो आउटर मोस्ट में कितना, आपका आंसर तो आ ही गया है -Q/2, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, ये हो गया आउटर मोस्ट। मुझे Q2 चाहिए, Q2 कैसे निकालोगे, Q में से इस Q1 को माइनस कर दो, तो Q में से Q1 को माइनस कर दिया, कितना आ गया मेरे पास, ये Q प्लस Q/2, 3Q/2, इन दोनों को ऐड करो,
वापस क्या आ जाना चाहिए, Q आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर Q3 जो होता है वो क्या होता है, Q2 का नेगेटिव, Q2 का नेगेटिव, ये Q2 का नेगेटिव कर दिया मैंने। Q2 कितना है, तो ये हो जाएगा -3Q/2। Q4 निकालना है, Q4 कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज 0 है तो इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो टोटल चार्ज 0 बनेगा। तो ये आएगा माइनस का Q3, या टोटल चार्ज कितना 0 है तो 0 में से Q3 को माइनस करो, Q3 कितना है तो ये हो जाएगा हमारे पास +3Q/2। Q5 जो होगा Q4 का अपोजिट, Q4 का अपोजिट ये हो जाएगा -3Q/2। Q6 तो आई है, Q6 तो आई है, राइट, देख लो इसको जल्दी से, है ना। बाकी अपने को पूछा है कि ना, मैंने सारा बता दिया आपको। चलो राइट दोस्तों, तो इस तरीके से और एससी वर्मा के सॉल्यूशन में टाइम लाता रहूंगा। माय ऑल एससी वर्मा सॉल्यूशंस आर प्रॉपर्ली लिंक्ड विद माय ईयर लॉन्ग कोर्स। तो ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जैसे मैं थ्योरी कवर कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं एससी वर्मा के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन क्या कहते हैं होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ। तो स्टे ट्यून टू माय ईयर लॉन्ग कोर्स आल्सो सो दैट यू कैन हैव अ बेटर ट्यूनिंग विद योर एससी वर्मा बुक। सारी एससी वर्मा करवा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार मैं क्या 8-10 क्वेश्चन देता हूँ आपको एससी वर्मा के, और वीक में 2 बार 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं एक चैप्टर के, 2 से 2 मैक्सिमम 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ, बाकी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट। तो इस तरीके से चैनल के ऊपर बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके जाएं, क्योंकि आपको आने वाले मेरे और वैल्यूएबल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन इसी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगी जब बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। कल वापस सेम टाइम वापस आपके पास हाजिर होता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।